तो आपको सैल्यूट किया जाना चाहिए। जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया थी, क्या वो पूरी हो गई है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं लोगों को, अब वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा उन्हें डिस्क्राइब कीजिए इन तस्वीरों को। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि अतीक और अशरफ दोनों को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। उनकी कब्र पर मिट्टी डाली जा चुकी है। तमाम लोग मिट्टी दे चुके हैं। अब कब्र तैयार की जाएगी, यानी जो लोग मिट्टी दे चुके हैं, कब्र पर मिट्टी चढ़ा चुके हैं, माना यह जाता है कि एक पूरा उंगली भर करके जो है वो अंजुरी जिसको बोलते हैं, वो यानी हथेली भर मुट्ठी जो है मिट्टी वो दी जाती है, कब्र पर चढ़ाई जाती है परंपरा के तौर पर। तो लोगों ने कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी है। अब धीरे धीरे कर लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ज्यादातर लोग रुके रहेंगे क्योंकि कब्र तैयार की जाएगी। 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं, फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। उस पर सफेद जो कफन होता है, जो गहवारे पर रखा जाता है, उसको भी वहीं पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फातिहा पढ़ी जाती है। तो जो लोग निकल सकते हैं शुरू हो गए हैं, यानी अतीक और अशरफ सुपुर्द खाक किए जा चुके हैं, कब्र में दफन हो चुके हैं अतीक और अशरफ। और धीरे धीरे कर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग भी हैं अब एक बार फिर से गेट नंबर 1 पर जुटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब से कुछ पलों के बाद यहां से लोग निकलना शुरू होंगे और तब आप देख सकेंगे कि किस तरीके से यहां पर लोग कहीं पर इकट्ठा न होने पाए, लोगों को वापस उनके घरों को रवाना कर दिया जाए, इसलिए ये थोड़ी सी हलचल बढ़ गई है। तो अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक किया जा चुका है, कब्र में दफनाया जा चुका है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जिस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर वो दृश्य हम सामने देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जो पुलिस फोर्स वहां पर, जो क्राइम ब्रांच के कुछ लोग जो सादी वर्दी में, जिसे मैंने बताया था कि ये हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं और वो सादी वर्दी में यहाँ आकर चहलकदमी कर रहे थे जब सुपुर्द खाक करने का वक्त था, उससे 2-3 घंटे पहले वो सारे लोग अब दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जो रिश्तेदार अंदर गए थे, बहुत सारे ऐसे लोगों के जो आधार कार्ड उस समय चेक हो रहे थे, वो सारे लोग अब टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ खड़े हैं और पुलिस उनको सुरक्षा में उन्हें बाहर करेंगी। महिलाएं जो हैं वो जो भी इस्लामिक रीति रिवाज है वो दूर से ही वहाँ पर अपना जो भी धर्म कर्म की जो भी प्रक्रिया है उसे कर रही हैं और इसी वजह से पुलिस के लोगों ने उनसे एक दूरी बना के रखी है। जो टेलीविजन स्क्रीन पर दूर आपको दिखाई दे रहा है, उन महिलाओं का समूह दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो अंदर गई थी, उसमें अशरफ की बेटियां भी हैं, वो रिश्तेदार भी हैं और पूरा जो ससुराल पक्ष भी है, अतीक के भी कुछ रिश्तेदार हैं, उसमें मौसा है। देखिए स्नेहलता, आप जो सवाल कर रही थी कि जो महिलाएं अंदर गई थी वो बाईं तरफ बैठी हुई क्यों दिख रहे हैं, तो इस्लाम धर्म में ये परंपरा है, सनातन धर्म में भी ये परंपराएं हैं कि महिलाएं आमतौर पर शमशान घाट पर नहीं जाती हैं। तो इस्लाम एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। कसारी मसारी में सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है, सुपुर्द खाक हो चुके हैं अशरफ और अतीक अहमद। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरों के साथ में आपको दिखा रहे हैं कि कसारी मसारी में कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हो चुके हैं अशरफ और अतीक अहमद। सुपुर्द खाक हुए हैं अशरफ और अतीक अहमद। और जो अब आखिरी की प्रक्रिया है, जैसे कि मोइन ने अब डिस्क्राइब किया कि मिट्टी डालने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद फूल चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, उसे अब किया जाएगा। उसके बाद जो ये भीड़ कब्रिस्तान में इकट्ठा हुई है, धीरे धीरे ये जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसकी तस्वीर भी हम सीधे आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान से। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग जुटे हैं इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और अब सुपुर्द खाक हो चुके हैं अशरफ और अतीक अहमद। माफिया ब्रदर अतीक अहमद और अशरफ सुपुर्द खाक हो चुके हैं। देखिए 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और पूरी प्रक्रिया हमने आपको दिखाई किस तरीके से दोनों के शवों को लाया गया कब्रिस्तान में। उसके बाद इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी रीति रिवाज किए गए उन्हें पूरा अपनाया गया। जो लोग थे, सीमित संख्या में लोगों को अंदर दाखिल होने दिया गया, परिजनों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, जो परिवार के खास लोग हैं उन्हें शामिल होने दिया गया। और अब वो समय आ गया है जब सुपुर्द खाक हो चुके हैं अतीक अहमद और अशरफ, यानी कि माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ सुपुर्द खाक हो चुके हैं। और जो आखिरी वक्त की प्रक्रिया है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देखिए दोनों की कब्र को अब जो है मिट्टी वहां पर डाल दी गई है और जैसे कि मोइन ने जानकारी भी दी थी कि अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, उसमें भी कम से कम समय लगेगा। मोइन से ही जान लेते हैं कि अब जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है उसमें कितना समय और लग सकता है। मोइन।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को कब्र में दफन किया जा चुका है, दोनों को सुपुर्द खाक किया जा चुका है और कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है, यानी कब्र तैयार की जा रही है। और कब्र तैयार किए जाने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है। तो एक ऊंचाई का शेप दिया जाता है और उसमें 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद उस पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी, अगरबत्ती जलाई जाती है और उसके बाद फातिहा होती है। जो धर्मगुरु होते हैं वो धार्मिक ग्रंथों का पाठ पढ़ते हैं और आमतौर पर जो रवायत है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो मौलाना होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, वो सामूहिक तौर पर जो है वो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। उसके बाद अल्लाह से, ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि जो भी शख्स कब्र के अंदर दफनाया गया है उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए, उसे जन्नत में यानी स्वर्ग में स्थान दिया जाए। तो इस तरीके की कामना की जाती है और जो सब लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो आमीन आमीन करके बोलते हैं, यानी ये कहते हैं कि हम आपकी बात से सहमति जता रहे हैं, हम भी अल्लाह से यही कामना कर रहे हैं। तो देखिए, अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक किया जा चुका है और धीरे धीरे कर जनाजे में जो लोग शामिल थे, मिट्टी में जो लोग शामिल थे, वो धीरे धीरे कर वापस निकलने लगे हैं। तमाम लोग निकल गए हैं। अब जो करीबी परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वही अंदर रह जाएंगे, क्योंकि जो कब्रिस्तान में नियम होता है, अंदर एंट्री कराई जाती है, रसीद कटवाई जाती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट परिवार के लोग ही लेते हैं। और देखिए, इस वक्त एशा की अजान शुरू हो गई है, यानी रात की अजान, सबसे आखिरी जो नमाज होती है उसके लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो अजान होती है वो अजान शुरू हो गई है। यानी जो प्रक्रिया हो वो जल्द से जल्द संपन्न करा ली जाएगी। बात करते हैं वीरेश पांडे जी से, जल्दी की जाएगी प्रक्रिया संपन्न। अब अजान का वक्त हो गया है, रमजान का पाक महीना चल रहा है। देखिए मोइन, एक एक करके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे कैमरे पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बाइक से, कोई साइकिल से, जो रिश्तेदार हैं आए हैं वे एक एक करके बाहर जा रहे हैं। मीडिया के लोग उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन कौन आया था, कौन नहीं आया था। तो इस लिहाज से ये सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं कि अब आप देखिए कि जो पुलिस के लोग हैं हाथ बांध कर चुपचाप खड़े हैं वहां पर और इंतजार कर रहे हैं कि वो महिलाएं कब बाहर निकलेंगी और उनको सुरक्षित एक सेफ पैसेज देकर और कानून व्यवस्था का या नियंत्रण करके, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील। मेरे एक पत्रकार मित्र नीचे मिल गए, बोले भैया जरा आप आराम से रहिएगा, यहाँ बहुत संवेदनशील मामला है, जरा बच के रहिएगा। और जब पुलिस, जब भानु भास्कर और डीएम और सारे जब अधिकारी यहाँ से निकल रहे थे तो वो पैनिक की स्थिति में हो गए थे कि पुलिस यहाँ रहेगी नहीं तो हम लोग कैसे यहाँ से निकलेंगे। तो एक माहौल, एक जो डर का माहौल, एक संशय का माहौल है, खामोशी है। खामोशी के पीछे का जो तूफान है उसको एहसास, खामोशी इस बात की है ना कि हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा है, ये रवायत है कि किसी शख्स की जब मौत हो जाती है तो उसका अतीत नहीं देखा जाता है, बल्कि उसके साथ हमदर्दी जताई जाती है, उसके परिवार के साथ खड़े हुआ जाता है। और यही वजह है कि माहौल यहाँ पर कितना गमगीन है, कितना गमगीन है। और हम अतीत की बात नहीं करेंगे, मौजूदा वक्त की बात करेंगे। स्नेहलता, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, और ये जो बात आप कह रहे हैं, जिस जगह पे ये काम हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए जो शक्ल सूरत अलग है, लेकिन यहाँ के लोगों को मिट्टी में आना, 2 मुट्ठी मिट्टी डाल के जाना, यही जिद पे अड़े थे। लेकिन इतनी जगह पर इतनी फोर्सेस जिस तरीके से डिप्लॉय की गई, डिजाइन जिस तरीके से किया गया, 60 फीट रोड से लगाए यहाँ तक जितनी बैरिकेडिंग थी, जितने लोगों के आधार कार्ड के बावजूद उन्हें एंटर नहीं करने दिया गया, क्योंकि कैलकुलेशन फिक्स थी, यहाँ पर मेजरमेंट फिक्स थी, कितने लोग आएंगे भीतर ये पहले से तय था। आधार कार्ड के साथ कई लोगों को समझाया गया कि देखिए जब मामला थोड़ा शांत होगा तो आपको भीतर जाने देंगे, लेकिन एक्चुअली उनकी एंट्री नहीं थी, उन्हें एंटर नहीं करने दिया गया। जो कई लोग मोहल्ले के हैं वो याद कर रहे थे कि किस तरीके से ईद के मौके पर दूर दूर से लोग ईद पे सेवई खाने आते थे। 20 साल पहले उनको 20-25 रुपए की ईदी मिला करती थी। उन लोगों के लिए ये मौका होगा कि 2 मुट्ठी मिट्टी डालें। देखिए, एक बात मैं बताऊं, जो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, जो राजनीति में इस तरह के माफिया, दबंग, जो भी जिन शब्दों का प्रयोग कर लिए, जब वो ये राजनीति, जो रॉबिनहुड, जो भी ये आते हैं तो उनकी छवि, जैसा कि स्नेहलता आपने एक शख्स से बात की, वो रॉबिनहुड की बात कर रहा था। जिस तरीके से ये लोग आते हैं, इनका आतंक अन्य इलाकों में रहता है, लेकिन जो इनकी विधानसभा होती है, जो इनका संसदीय क्षेत्र होता है, जो इनका गांव होता है, जो इनकी कॉलोनी होती है, वहां पर इनके संपर्क बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं ये समझने की विषय है, क्योंकि वहां पुलिस की दबिश होती है, वहां बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो सकता है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं
जो मार सकती हैं, उनको खत्म कर सकती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग वहाँ बहुत अच्छा माहौल बनाकर रखते हैं। जैसे जिस शख्स में बात कर रही थी वीरेश, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मरने की कगार पर था, भर्ती नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी माँ गई और वहाँ पर उसने गुहार लगाई कि भर्ती नहीं होता बाबा, लड़का मर जाए, एक कॉल और कुछ नहीं हुई, परेशान ना हो, और वो इंसान जो बात कर रहा था वो जिंदा था। तो उसने अपना वाकया देखिए, रॉबिन हुड की ये छवि है। ये जिस तरीके के आप लोग हैं जो राजनीति में हैं, वो इस तरह की मदद बेहिसाब मदद करते हैं। बाहर वो आतंक करते हैं, बाहर से वो पैसा कमाते हैं और पूरी तरीके से अपने लोगों पे खर्च करते हैं। उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी बेटी की शादी हो, उनका कोई मरना जीना हो, वहां पर वो बेशुमार दौलत खर्च करते हैं। कमाते दूसरी जगह से हैं, कमाएंगे मुंबई से, लखनऊ से, अन्य शहरों से कमाएंगे, दिल्ली से कमाएंगे, स्मगलिंग करें चाहे जो करें, लेकिन उनकी छवि रॉबिन हुड की होती है। आसपास के अपने जो इलाके और कानून, अपने जो गांव के लोग हैं, उन्हें वो एक तरीके से बहुत ही खुश रखते हैं। उनसे कोई रंगबाजी, उनसे कोई रंगदारी नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि अपनी पटीदारी को वो पूरे परिवार, उनका जो परिवार वो बड़ा व्यापक हो जाता है और पूरा गांव उनका, पूरा इलाका, पूरी विधानसभा उनका परिवार हो जाता है। बिल्कुल मोइन, 20-25 साल पहले 20-25 रुपए की ईदी मिलना आम बात नहीं होती होगी। देखिए, जो कोई भी शख्स होता है उसका अलग अलग किरदार अलग अलग लोगों के साथ होता है। हर कोई अपने जो रिश्ते होते हैं उससे उस व्यक्ति को याद करता है, उससे उस व्यक्ति को जोड़ता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि खाक किए जा चुके हैं, कब्र तैयार की जा चुकी है और इस वक्त जो फातिहा की रस्म होती है, फातिहा पढ़ी जा रही है। जो धर्मगुरु हैं वो धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद कामना की जाएगी, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला करके ये दुआ की जाएगी कि जो मरहूम है अतीक अहमद और अशरफ अहमद, इनके गुनाहों को बख्श दिया जाए, इन्हें जन्नत में जगह दी जाए, इनको स्वर्ग में जगह दी जाए। इस तरीके की कामना की जाएगी और जो शख्स वहां पर मौजूद होंगे, जो तकरीबन 100-125 लोग वहां पर मौजूद हैं, वो आमीन आमीन कह करके इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो दुआ की जा रही है वो उस दुआ से अपनी सहमति जता रहे हैं। तो धीरे धीरे कर देखिए, अब 24 घंटे का वक्त लगभग बीत चुका है, 22 घंटे हो चुके हैं। 22 घंटे पहले हमने देखा था कि कल रात इसी वक्त अतीक और अशरफ को लेकर जो पुलिस की टीम है, इसी कसारी मसारी इलाके में छापेमारी कर रहे थे। हम उस वक्त अपने कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मौजूद थे और ये जो कब्रिस्तान का इलाका है, कब्रिस्तान के ठीक पीछे का जो जंगल है, वहां पर छापेमारी की गई थी, जिसमें अतीक और अशरफ के निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस ने 2 पिस्टल बरामद किए थे, 58 कारतूस बरामद किए थे। लेकिन आज 22 घंटे के बाद तस्वीर बदल चुकी है, सूरत बदल चुकी है। अतीक और अशरफ जो है वो दफन हो चुके हैं, वो सुपुर्द खाक हो चुके हैं, फातिहा पढ़ी जा रही है, उनके जन्नत में जाने की दुआ की जा रही है। और अब सुपुर्द खाक किए जाने के बाद जो लोग मौजूद थे अंतिम रस्म में, अंतिम विदाई में, वो धीरे धीरे कर वापस निकलना शुरू हो गए हैं। कहा जाता है वक्त की बात होती है, 22 घंटे में वक्त कैसे बदल गया वीरेश जी। अशरफ और अतीक अतीत हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी यहाँ के लोगों की जुबान पर है। किसी के लिए मीठी यादें होंगी, किसी के लिए बेहद कड़वी यादें होंगी, जैसा जिक्र हम लोग कर रहे थे। जैसा कि मैंने देखा, जो चकिया का इलाका है, अतीक चकिया के नाम से प्रसिद्ध था। चकिया के इलाके में जो उसके प्रति दीवानगी है, जो जुनून है, उसको चाहने वाले, मानने वालों की जो संख्या है, वो एक बड़ी तादाद है। और उसमें खासकर ये बड़े आश्चर्य का विषय है, वो 50-60 के आसपास की उम्र का अतीक की उम्र होगी, 61 साल की थी जो हमारे पास जी। तो ऐसे में 18 साल 17 साल के नौजवान हमारे नेताजी, हमारे नेता, हमारे बड़े नेता, मरहूम नेता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसकी लोकप्रियता इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा रही है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अंतिम यात्रा में इस बात को मानना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि 44-45 साल से इस पूरे इलाके में कोई खौफ का मंजर कहता हो, कोई दोस्ती का मंजर कहता हो, कोई चकिया वाला कहता हो, कोई पहलवान कहता हो, लेकिन अतीक के बिना प्रयागराज, इलाहाबाद अधूरा था। अगर अतीक का नाम था या तो अगर प्रयागराज
इलाहाबाद का नाम लिया जाता था तो अतीक कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में होता था। अगर राजनीति की हम बात करें तो रेवती रमन सिंह की अगर हम बात करें, वो चैप्टर, वो चैप्टर आज क्लोज हो गया। अतीक अहमद अतीत में तब्दील हो गया। मैं यही कह रहा था कि अतीत में तब्दील हो गया है। जब राजनीति में यहाँ जनेश्वर मिश्रा की बात हुई, जब यहाँ रेवती रमन सिंह की बात हुई, लगभग 80 के दशक से ये सारे नाम उभर कर आए तो अतीक का भी वजूद रहा है। निर्दलीय चुनाव जीता और किस तरीके से जराइम की दुनिया में ही अपना नाम रसूख इस कदर उसने बढ़ाया कि प्रयागराज की धरती पर बिल्कुल उसका मोइन, नाम और लिए कहीं ना बगैर कहीं काम देखिए, चलता कहीं ना नहीं कहीं ये था। उस उम्मीद संसदीय जताई जा सीट रही से है वो कि जिस MP तरीके हुआ। से अतीक और अशरफ आज सुपुर्द खाक हुए हैं, इसी के साथ साथ जो काला साम्राज्य इन दोनों ने स्थापित किया था उसका भी अंत होगा। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काले साम्राज्य से लेकर कब्रिस्तान तक का सफर अतीक अहमद कराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।